हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लगातार डाले गए वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और जो बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो देख सकते हैं आप। बाकी आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। पिछले टॉपिक्स में हम लोग एंथर वॉल, डायनोशियम जैसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परागकण की संरचना। पिछले टॉपिक्स में हम लोग लगातार फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि जहां पे हमारा फ्लावर्स के अंदर कितने सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो लगातार हम उन चीजों को रिवाइज भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग पढ़ते रहे, देखते रहे। तो आज हम आपको बता रहे हैं फिर से एंथर के अंदर, जो आप लोग को हम बताए थे कि एंथर के अंदर परागकण होता है, आज उसी परागकण का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि अब परागकण कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो किस चीज का बना हुआ होता है, उन सब चीजों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि परागकण क्या होता है। पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। ठीक है, परागकण क्या होता है परागकण। तो हम लोग यहां पे समझ लेते हैं स्ट्रक्चर को। पुष्प के परागकोश या एंथर के अंदर पाए जाने वाले गोल दानेदार अंडाकार धूल कण के समान दिखने वाले संरचना को ही पॉलन ग्रेन या परागकण कहा गया। तो फिर से हम आपको बता देते हैं कि किसको परागकण कहा गया, कि पुष्प के परागकोश या एंथर। ठीक है, आपको याद होगा हम लोगों ने फिगर क्या बनाया था, ये फिगर आपको याद होगा, जिसके अंदर बहुत सारे परागकण भरे होते हैं। ये हमारा है एंथर, और एंथर के अंदर ही हमारा क्या भरा रहता है, पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण। फ्लावर्स में इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और लगातार जो स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने देखा है, यहाँ पर स्पष्ट हमने करने के लिए एक छोटा सा फिगर से हम इंडिकेट कर दिए कि पॉलन ग्रेन कहाँ रहता है। ठीक है, तो पुष्प के परागकोश या एंथर के अंदर, परागकोश के अंदर पाए जाने वाले गोल दानेदार अंडाकार धूल कण के समान, डस्ट जैसा होता है, दिखने वाली संरचना को हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो फ्लावर में पॉलन ग्रेन का बहुत बड़ा रोल है। आपको ये भी बता दें कि पॉलन ग्रेन ही फ्लावर का मेल यूनिट है, जो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हिस्सा है। आगे हम आपको स्ट्रक्चर से बताते हैं, देखते हैं हम लोग कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो हमने आपको बताया कि पॉलन कैसा होता है, गोलाकार अंडाकार। तो देखिए पॉलन ग्रेन जो है वो गोलाकार भी होता है और अंडाकार भी होता है। उसमें कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं। आपको बता दें कि पॉलन ग्रेन के अंदर भी कई लेयर्स होते हैं। पॉलन
पॉलन ग्रेन के अंदर भी कई तरह के सेल्स होते हैं, हम उन सबको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पॉलन ग्रेन का जो सबसे बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, आप देखिए फिगर में। जो फ्लावर के पॉलन ग्रेन के चारों ओर इस तरह से नजर आते हैं और इसके सेंटर में दो अंडाकार सेल्स होते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के स्ट्रक्चर्स जो है इसके अंदर भरे हुए होते हैं। अब हम इसका नामांकन कर देते हैं, इसका नाम देते हैं। तो सबसे जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन को हम लोग बाह्यचोल भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको बाह्यचोल कहते हैं, इंटाइन को अंतःचोल कहते हैं। अब आपको यह बता दें कि एक्साइन और इंटाइन किसका बना होता है? मेड बाय स्पोरोपोलेलिन। स्पोरोपोलेलिन का बना होता है एक्साइन, और वहीं इंटाइन किसका बना होता है? पैक्टिन और सेलुलोज का। मेड बाय पैक्टिन प्लस सेल्यूलोज। उसके बाद हमारा ये जो दो सेल्स है, एक को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका, और दूसरे को हम लोग कहते हैं जेनरेटिव सेल यानी कि जन्म कोश। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहां पर हमने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन दिखता कैसा है, पॉलन ग्रेन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये कुछ प्रमुख पार्ट हैं जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। उसके अलावा पॉइंट व्यू में आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा कि पॉलन ग्रेन कहां मिलता है? तो पॉलन ग्रेन मिलता है एंथर में, और ये क्या है? मेल गैमेट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। और इसी के आगे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जहां पे मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। आपको क्लियर कर दें कि मेल गैमेट्स और मेल गैमेटोफाइट्स एक ही है, ठीक है, कंफ्यूजन मत करिएगा। तो ये आपको हमने क्लियर कर दिया कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब हम आपको आगे बताते हैं कि जो पूरे पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो क्या दिख रहा है, तो हमने फिगर्स में दिखा दिया। अब हम उसको पॉइंट में नोट करवाते हैं हम आपको, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो समझिए, सबसे पहला पॉइंट समझना है कि परागकण गोलाकार, अंडाकार, धूलकण के समान एक संरचना है। परागकण मुख्यतः
दो परतों की बनी होती है। ठीक है, जिसमें बाहरी परत एग्जाइन और आंतरिक परत एंटाइन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाइन मुख्यतः स्पोरोपोलेलिन की बनी होती है। जबकि एंटाइन मुख्यतः पैक्टीन और सेलुलोज की बनी। तो फिर से हम आपको एक बार दोहरा देते हैं। ठीक है, कि परागकण गोलाकार, अंडाकार, धूलकण के समान संरचना है। परागकण मुख्यतः दो परतों की बनी होती है, जिसमें बाहरी परत एक्साइन और आंतरिक परत एंटाइन कहलाता है। एक्साइन किसका बना होता है? स्पोरोपोलेलिन का। और एंटाइन किसका बना होता है? पैक्टीन और सेलुलोज का। क्लियर है? चलिए, नोट करने के बाद आगे बताते हैं। इसमें वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य होता है। सघन कोशिका द्रव्य होता है। पॉलन ग्रेन मुख्यतः परागकोश के विस्फुटन के पश्चात बाहर आता है। और पॉलन ग्रेन ही पॉलिनेशन में मदद करता है। ठीक है, तो फिर आपको बता देते हैं कि इसमें वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल, दो ऐसे सेल्स हैं जो इसके अंदर उपस्थित होते हैं। दोनों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य भी होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन मुख्यतः परागकोश के विस्फुटन, जिस समय विस्फुटन का अर्थ होता है फटना, जब परागकोश फटेगा तो परागकण आएगा बाहर। ठीक है, पॉलन ग्रेन ही पॉलिनेशंस में, यानी कि परागन की क्रिया में, अगर पॉलन ग्रेन ना हो तो परागन की पॉसिबिलिटीज में नहीं आएगा। तो पॉलिनेशन के लिए परागन का होना, परागकण का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब आगे देखिए।
परागकण के निर्माण में हम लोग एक चीज देखेंगे कि परागकण का निर्माण जो होता है उसमें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन, ये एक प्रोसेस है। तो लघु बीजाणु जनन के प्रोसेस में डेवलप होता है माइक्रोस्पोर, उसको कहते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में किसका निर्माण होता है? माइक्रोस्पोर का, यानी लघु बीजाणु का। और किसके द्वारा होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल से, यानी कह सकते हैं पराग मातृ कोशिका, इसको भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि लघु बीजाणु को ही हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं, सेम नाम है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। माइक्रोस्पोर्स को ही पॉलन ग्रेन कहते हैं, यानी कि परागकण कहते हैं, दोनों सेम चीज है, याद रखिए। तो इसका क्या परिभाषा बनेगा, क्या डेफिनेशन बनेगा कि पराग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसमें जो है असूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण कि सैकड़ों की संख्या में परागकोश के अंदर परागकण भरने शुरू हो जाते हैं और एक परागकोश के अंदर असंख्य परागकण उपस्थित हो जाते हैं। फिर से समझ लीजिए कि पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु यानी कि पॉलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन कहते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है दूसरा टॉपिक आपको बताते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। सेम चीज है, सेम टॉपिक है, थोड़ा सा अंतर हो गया। तो यहां पर मेगा स्पोर बनेगा, वहां पे माइक्रोस्पोर बन रहा था, यहां पर मेगा स्पोर बनेगा, गुरु बीजाणु। ठीक है, और गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किसके माध्यम से पूरी होती है? तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका या मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर या गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही
मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो यहां पर हम लोग पुनः एक बार देख सकते हैं कि वहां पर क्या बताए थे लघु बीजाणु जनन में, कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ। यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। दोनों ही प्रक्रियाएं अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से पूर्ण होती है और लगातार अपनी संख्या को बढ़ाकर सेल्स को बढ़ाते जाते हैं और जो फ्लावर के प्रोसेसेस में प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और उनके विकास को पूर्ण करते हैं। यहां तक समझ लीजिए। अब आगे अब हम लोग देखेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं परागन। परागन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पुष्पों में, क्योंकि इसके माध्यम से ही बहुत सारा फ्लावर में पॉलिनेशन कंप्लीट हो पाता है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। तो पॉलिनेशन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिखती है फ्लावर के अंदर। तो हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिनेशन कहते किसको है। सबसे पहले ये बता दे, पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते तो उसे ही पॉलिनेशन या परागन कहते हैं। उसे ही पॉलिनेशन या परागन कहते हैं। समझिए इस चीज को कि पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही परागन या पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है। पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो सभी फ्लावर का एक अहम प्रोसेस माना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस माना जाता है। क्योंकि आपको हम बता दें, एक फिगर के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक प्लांट है हमारा, ठीक है, और इस प्लांट्स में फ्लावर्स भी हैं। इसको हम देते हैं नाम प्लांट ए। ठीक है। अब दूसरा देखिए, एक और फ्लावरिंग प्लांट्स लेते हैं। इसमें भी फ्लावर्स को अरेंज करते हैं। इसको हम नाम देते हैं प्लांट बी। ठीक है। यहां पर आपको हम ये दिखाएंगे कि अगर पुष्प के परागकण, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो एक ये प्रोसेस होता है। एक क्या होता है, दूसरा प्रोसेस आपको बताते हैं। ये तो सिंपल पॉलिनेशन का हमने एक प्रोसेस बताया। दूसरा हम आपको एक चीज बताते हैं कि पॉलिनेशन के कई तरह के प्रोसेस होते हैं। जैसे किसी फ्लावर में पॉलन नहीं निकला, उसी में चला गया। एक ही प्लांट तक सीमित पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो सबके अलग अलग फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को हम आपको यहाँ बताते हैं। तो देखिए कि इसमें दो तरह के पॉलिनेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं स्वपरागन, और एक को हम लोग बोलते हैं परपरागन, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
जो कि ये हो रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, इसके अंदर दो प्रोसेस चलते हैं। एक जो फ्लावर से दूसरे में जा रहा है उसको क्या कहेंगे, एक सेम फ्लावर में जा रहा है उसको क्या कहेंगे, तो उसके भी टाइप्स हैं। यहाँ पे हम आपको ये दिखा रहे हैं, एक हमने सेल्फ पॉलिनेशन को दिखाया, एक हमने क्रॉस पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन एक प्लांट तक सीमित रहेगा, सिर्फ एक प्लांट तक ही सीमित रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक प्लांट से उसका पॉलिनेशन दूसरे प्लांट पे जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशंस का होना एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है कि अगर फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होंगे तो फ्लावर का डेवलपमेंट भी आगे नहीं हो पाएगा। तो पॉलिनेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। हर पुष्पों में इस तरह के पॉलिनेशन फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक डाटा बनाते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, इसको बोलते हैं स्वपरागण, ये भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं जिटेनोगेमी और एक को बोलते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक फैक्टर, यानी कि जैविक और जैविक घटक और जैविक घटक। तो यहाँ पे हम एक चीज और आपको बता देते हैं कि जैविक और जैविक में किसको इंक्लूड किया गया, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर, वाटर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर इनके माध्यम से अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे एबायोटिक फैक्टर, बाय एयर और बाय वाटर। दूसरा लिविंग फैक्टर, जैसे बाय बर्ड्स, बाय बैट, बाय स्नेक। तो इस तरह के प्रोसेस और फैक्टर्स जो है वो मुख्य रूप से पॉलिनेशन का हिस्सा होता है। पूरा डाटा को आप लोग देखिए। ठीक है, कि सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को दो भागों में बांटा गया, जिटेनोगेमी, ऑटोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को भी दो फैक्टर्स में रखा गया, अजैविक घटक और जैविक घटक। आपको ये बता दें कि इसको हम लोग ज़ेनोगेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड आएगा इसको ज़ेनोगेमी, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन के तरह ही होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख लिए पॉलिनेशन के टाइप्स को। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। फिर से आपको एक बार बता देते हैं परागण। ठीक है, जब पुष्प के परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र
या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे परागन कहते हैं। तो परागन हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पुष्प का जो टाइप हमने आपको बताया उसका हम लोग एक एक करके डिफिनेशन लेंगे। तो पहला आता है टाइप्स में लिख सकते हैं परागन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और सबसे पहला हेडिंग बनाइए स्वपरागन को। हमने आपको बता दिया था कि परागन जो है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहला क्या? स्वपरागन। स्वपरागन को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए। स्वपरागन में क्या होता है कि जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर, जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाए या उसी पुष्प तक सीमित रहे तो वो कंडीशन हो जाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा, अब इसका टाइप समझ लीजिए कि स्वपरागन जो है वो दो तरह का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, जिटेनोगेमी जिसको कहते हैं स्वजात पुष्पी परागन। इसमें क्या होता है? हमने फिगर में आपको इंडिकेट कर दिया था कि जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि पौधा सेम है, फ्लावर्स अलग अलग है, यानी कि एक पौधे में सैकड़ों फ्लावर होते हैं तो एक फ्लावर का परागकण निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे या पराग वर्तिकाग्र पर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वजात पुष्पी परागन। दूसरा कंडीशन देखिए, ऑटोगेमी में स्वयुग्मन यानी कि स्वयं के साथ परागन। ऑटोगेमी का टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो स्वयं से परागन कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फ्लावर है तो पुष्प का परागकण परागकोश से निकलेगा और सेम फ्लावर में जहां से निकला है उसी के वर्तिकाग्र पर एंटर कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? स्वपरागन, उसका टाइप, जिटेनोगेमी और ऑटोगेमी। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ये देख लेंगे कि स्वपरागन के बाद आपका परपरागन में क्या आता है कि जब पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, यानी कि प्लांट यहाँ पे बदल जाएगा। स्वपरागन में हमने आपको क्या बताया कि प्लांट सेम है, प्लांट आपका सेम रहेगा लेकिन उसका जो पॉलिनेशन फैक्टर है वहां पे यहाँ पे बदल रहा है। यहाँ पे एक फ्लावर का जो पॉलिन ग्लैंड है वो दूसरे फ्लावर में शिफ्ट होगा, यानी कि प्लांट ए और प्लांट बी का जो हमने एग्जांपल आपको दिया। तो जब किसी पुष्प का परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पुष्प पर जाएगा तो उसको कहेंगे परपरागन। अब पॉलिनेशन का जो फैक्टर है इसमें इसका बड़ा रोल है। अब आपको ये भी समझना होगा कि किसी पुष्प का परागकण ऐसे कैसे दूसरे पुष्पों में चला जाए, दूसरे प्लांट तक कैसे पहुंच जाएगा, तो उसके लिए संभावित फैक्टर्स हैं जिसमें दो फैक्टर तय किए गए हैं। एक फैक्टर का नाम आपका है एबायोटिक फैक्टर, दूसरे का नाम है बायोटिक फैक्टर। अगर सजीव और निर्जीव घटक के माध्यम के आधार पर हम दोनों को तय कर सकते हैं। ठीक है, जब पुष्प का परागन निर्जीव घटक के माध्यम से, जैसे कि जल द्वारा परागन होगा या वायु द्वारा परागन होगा, तो हम कहेंगे एबायोटिक फैक्टर। और अगर यही परागन कीट और पक्षी के माध्यम से होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आप जान लिया कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के कितने टाइप है और पॉलिनेशन को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। आगे के टॉपिक्स में आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं कि पॉलिनेशन के फैक्टर का माध्यम क्या क्या होगा, वो कैसे पॉलिनेशन करते हैं और पॉलिनेशन के हर फैक्टर को हम लोग डिटेल से समझेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।